अमेरिका, रूस, चीन से लेकर भारत और इजराइल तक दुनिया भर में फैसले हो रहे हैं जो आपके करियर और सोच को नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ खबर नहीं, एक ग्लोबल विजन है। अगर वाकई आगे रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। संयुक्त राज्य अमेरिका। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में मध्य पूर्व का दौरा पूरा किया और अब अमेरिका लौट रहे हैं। इस दौरे के दौरान उन्होंने यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता में मध्यस्थता की इच्छा जताई। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने व्यापारिक साझेदारों के लिए नए टैरिफ दरों की घोषणा की है, जिससे वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। नाटो देशों से रक्षा खर्च बढ़ाने की अमेरिकी मांग पर भी चर्चा हो रही है। चीन ने हाल ही में ताइवान के आसपास 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। इसके अलावा चीन ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में राहत के संकेत दिए हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता आई है। चीन की अर्थव्यवस्था में पहली बार महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है, जो उपभोक्ता मांग में कमी का संकेत है। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता बिना किसी ठोस समझौते के समाप्त हुई। हालांकि दोनों देशों ने 1000 युद्ध बंदियों की अदला बदली पर सहमति जताई है। वार्ता के कुछ घंटे बाद ही रूस ने एक बस पर हमला किया, जिसमें 9 नागरिकों की मौत हो गई। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि भारत पर कोई आतंकवादी हमला होता है तो और अधिक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पंजाब में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इसके अलावा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $1.78 बिलियन की कमी दर्ज की गई है, जो रुपये की स्थिरता के लिए चिंता का विषय है। जापान में अमेरिकी रक्षा सचिव ने अमेरिकी बलों के संयुक्त कमान में अपग्रेड की घोषणा की है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा। इसके अलावा जापान में पारंपरिक मीडिया पर विश्वास बना हुआ है, लेकिन नवीनतम समाचारों के लिए लोग पोर्टल साइट्स का अधिक उपयोग कर रहे हैं। टोक्यो में स्टार वॉर्स सेलिब्रेशन 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें दुनिया भर से प्रशंसकों ने भाग लिया। जर्मनी में अवैध प्रवास में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। पुलिस आंकड़ों के अनुसार अवैध प्रवासियों की संख्या में 1 लाख से अधिक की कमी आई है। नई आंतरिक मंत्री अलेक्जेंडर के नेतृत्व में सख्त सीमा नियंत्रण और प्रवासन नीतियों के कारण यह गिरावट संभव हुई है। यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने कहा है कि ब्रिटेन और अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी संघर्ष विराम और संवाद सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। फ्रांस के प्रसिद्ध अभिनेता जेरार्ड डेपार्डियू को 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया है। उन्हें 18 महीने की निलंबित जेल की सजा सुनाई गई है और यौन अपराधियों की सूची में शामिल किया गया है। यह फैसला फ्रांस में #MeToo आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। ब्राजील ने 2015 की पर्यावरणीय आपदा के लिए जिम्मेदार खनन कंपनियों से $23 बिलियन का समझौता किया है। इस समझौते के तहत प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और पर्यावरणीय पुनर्वास कार्य किए जाएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने घोषणा की है कि 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 को कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्किस में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच होगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान 2025 से 2029 के लिए एक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना की घोषणा की। यह योजना रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके अलावा इटली के दक्षिणी क्षेत्रों में पर्यटन की बढ़ती भीड़ को स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे रोजगार और निवेश में वृद्धि की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया की महिला रग्बी टीम ने अमेरिका की टीम को एक अंतरराष्ट्रीय मैच में हराया, जिसमें अमेरिका की स्टार खिलाड़ी इलोना मेहर भी शामिल थी। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के मार्गरेट रिवर में प्रतिष्ठित सर्फिंग प्रतियोगिता मार्गरेट रिवर प्रो का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व के शीर्ष सर्फर भाग ले रहे हैं। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में स्थित कुम्हो टायर के सबसे बड़े उत्पादन संयंत्र में आग लगने से उत्पादन बंद हो गया है। यह संयंत्र कंपनी के वैश्विक उत्पादन का लगभग 20% हिस्सा बनाता है और ह्युंडई, वॉक्सवैगन और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियों को टायर की आपूर्ति करता है। तुर्की के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता आयोजित की गई, जिसमें रूस ने यूक्रेन से और अधिक क्षेत्र छोड़ने की मांग की। हालांकि वार्ता में कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। सऊदी अरब और भारत ने ऊर्जा, रक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते किए हैं। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब ने 2025 के हज के लिए 1,75,025 भारतीय तीर्थयात्रियों के कोटे पर सहमति जताई है। गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य अभियान ऑपरेशन गिदेओन वैगन्स के तहत हवाई हमलों में कम से कम 58 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार गुरुवार से अब तक
300 से अधिक लोग हताहत हुए हैं और अस्पतालों में हालात बेहद गंभीर हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अभियान को और तेज करने की योजना की पुष्टि की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने संभावित अकाल और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर चेतावनी दी है। मैड्रिड के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बेघर लोगों की बढ़ती संख्या ने स्पेन में आवास संकट को उजागर किया है। इसके अलावा स्पेन के विगो शहर को यूरोप का सबसे किफायती समुद्र तटीय गंतव्य घोषित किया गया है, जिससे पर्यटन में वृद्धि की उम्मीद है। इंडोनेशिया में अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी जैरेड शॉ को THC युक्त खाद्य पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें मृत्युदंड का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इंडोनेशियाई नौसेना ने रियाओ द्वीप समूह के पास एक जहाज से लगभग 2 टन मेथाम्फेटामिन और कोकीन जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत $425 मिलियन है। स्वीडन के एक राजनयिक, जिन्हें हाल ही में जासूसी के संदेह में पूछताछ की गई थी, मृत पाए गए हैं। इसके अलावा स्वीडन की सोना सॉन्ग इस वर्ष के यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। नीदरलैंड्स में विश्वविद्यालय परिसरों में इजरायली संस्थानों के साथ संबंधों को समाप्त करने की मांग को लेकर प्रो-पैलेस्टाइन प्रदर्शन जारी है। उट्रेच विश्वविद्यालय में छात्रों ने प्रशासनिक भवनों पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा डच रक्षा मंत्रालय ने अपने पैदल सेना के शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली को अपनाने की घोषणा की है। स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में आज यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट 2025 का ग्रैंड फिनाले आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 160 मिलियन दर्शकों की उपस्थिति रही। स्वीडन की सोना सॉन्ग इस वर्ष की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। इसके अलावा जिनेवा में अमेरिका और चीन के बीच उच्च स्तरीय वार्ता हुई और बर्न में स्विट्जरलैंड यूरोपीय संघ के बीच एक नए समझौते पर चर्चा हुई। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने घोषणा की है कि उनका देश अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता जारी रखेगा, बावजूद इसके कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है। ईरान ने अपने अधिकारों से पीछे न हटने का संकल्प लिया है, जबकि ट्रंप ने वार्ता के दौरान एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसके विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशाटाइल ने श्वेत किसानों से देश में बने रहने का आग्रह किया है, ये आश्वासन देते हुए कि सरकार कृषि समुदाय का समर्थन करती है। इसके अलावा देश में बेरोजगारी दर 32.9% तक पहुंच गई है, जिससे सरकार ने आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है। मिस्र ने लीबिया में सभी पक्षों से संयम बरतने का आग्रह किया है, जबकि गाजा में संघर्ष विराम बहाल करने के लिए एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के तहत हमास को प्रति सप्ताह 5 इजरायली बंधकों को रिहा करने का सुझाव दिया गया है, जिसके बाद इजराइल संघर्ष विराम के दूसरे चरण को लागू करेगा। सिंगापुर में कोविड-19 मामलों में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ी है। सरकार ने नागरिकों को सावधानी बरतने और लक्षण दिखने पर घर पर रहने की सलाह दी है। पाकिस्तान में एक पूर्व वायुसेना अधिकारी ने सरकार से भारत पर किए गए हवाई हमलों के सबूत प्रस्तुत करने की मांग की है, जैसा कि भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रस्तुत किया था। इसके अलावा कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और स्थानीय व्यवसाय प्रभावित हुए हैं।